हाँ, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एक बात देखी थी, हम पूरा पाषाण काल पढ़ रहे हैं। 26 लाख ईसा पूर्व से लेकर 9000 ईसा पूर्व तक का इसका समय था और प्रागैतिहासिक काल का पहला पार्ट था। और इसमें हमने मनुष्य की कुछ विशेषताएं देखी थी कि मनुष्य खानाबदोश था, यायावर था, घुमक्कड़ था, वह भोजन का संग्राहक मात्र था, खेती नहीं करता था। मतलब खेती करने का मतलब उत्पादक हो गया है, वो प्रोड्यूसर नहीं था। वह एक तरीके से जंगल में जो भी कंदमूल फल होते थे उनको इलेक्टिवली अपनी पसंद के हिसाब से खा लिया करता था। और अगर हम बात करते मांसाहार की तो वह बड़े जानवर जो भी होते थे उनका शिकार करता था। इसकी जानकारी हमें पाषाण उपकरणों से मिली है। जो पाषाण उपकरण होते हैं उनका साइज देखकर हमें पता चलता है कि अमुक हथियार है वो कितने बड़े जानवर को हंट या मारने के लिए काम में लिया गया था। जैसे मान लो आप गंडासा देखेंगे तो ऑब्वियस है कि गंडासे से चिड़ी तो नहीं मारेंगे। आप तीर देखेंगे तो आप ये सोचेंगे कि हाँ यार, ये उड़ने वाला या तेज गति से दौड़ने वाला जो है उसको मारने के लिए यूज़ हुआ। अगर आप स्फीयर देखेंगे, भाला देखेंगे, तो एटलीस्ट आपको ये लगेगा कि हाँ जैसे खरगोश है या फिर लोमड़ी है या कोई ऐसा हरिण है तो उसको मारने के लिए है। लेकिन अगर आप बहुत बड़ा हैमर देखेंगे, बहुत बड़ा जैसे कोई चापर या चोपिंग देखेंगे जो गंडासा होता है, तो फिर आप ये सोचेंगे कि हाँ यार कोई बड़ा भैंसा है या बड़ा बैल है, कोई इसको मारते थे। तो याद रहे, पूरा पाषाण काल में बड़े जानवर थे, उनको मारने के लिए बड़े पाषाण उपकरणों को काम में लिया गया है। और ये जानकारी हमारे तक पाषाण उपकरणों से ही आई है। हमने बड़े पाषाण उपकरणों को देखकर ये जजमेंट किया है कि इस समय का मनुष्य बड़े पशुओं को मारता था जिनमें गतिशीलता ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वो पावरफुल थे, इसलिए उनको मारने के लिए एक हैमर या बड़े चीज़ की आवश्यकता होती थी। अगर आप किसी बड़े बैल को या बड़े भैंसे को या किसी जिराफ को मारना चाहते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप उसे तीर से मार देंगे, है ना। ये ध्यान रखना। एक बात और भी ध्यान रखना कि इस समय धातु का आविष्कार नहीं हुआ था पूरे पाषाण काल में कहीं भी, चाहे वो पूरा पाषाण हो, मध्य पाषाण हो या नवपाषाण काल हो, कहीं भी मेटल जो था ये इनोवेट नहीं हुआ। मेटल का युग जो है वो ये नहीं था। पूरी तरीके से जीवन यापन के आवश्यक उपकरण और आधार जो थे, जो भी यूटेंसिल्स वगैरह होते थे, इक्विपमेंट्स वगैरह जो भी थे, जो भी उनके घर बार होते थे, वो सारे के सारे पाषाण खंडों से बने हुए थे, इसलिए ही इसका नाम पाषाण काल है। ठीक है ना भाई। एक बात और ध्यान रखेंगे कि एनिमल हस्बेंड्री, जिसको हम बोलते हैं पशुपालन, आज हम पशुपालन करते हैं, उससे हम मांस भी काम में लेते हैं, उससे हम दूध भी काम में लेते हैं। लेकिन याद रहे, पूरा पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत नहीं हुई थी। मनुष्य भागने वाले पशु या जंगली रूप से रहने वाले पशुओं को ही अपना शिकार बनाकर उनसे कच्चा मांस प्राप्त करता था, और अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ था, क्योंकि हमें कहीं से भी अग्नि का एस माउंट्स या राख के ढेर नहीं मिले। अब आप कहेंगे अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ, इस बात की जानकारी कैसे मिली? तो एस माउंट्स, जिनको हम राख के ढेर बोलते हैं, वो नवपाषाण काल से मिले हैं। संगन कल्लू, पिकली हल वगैरह जो हैं साउथर्न साइड में, उत्तरनूर वगैरह जो हैं, कोडाईकोल हैं, या आंध्र प्रदेश और कर्नाटक वाले हिस्से में, जहाँ पे नियोलिथिक या नवपाषाण काल में हमें अग्नि के कुछ ढेर मिले हैं, एस माउंट्स या राख के ढेर मिले हैं। उनसे हमें पता चलता है कि ये लोग अग्नि से परिचित थे। लेकिन वो लास्ट के लोग हैं जो 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में है, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल के लोगों के यहाँ हमें कहीं से भी अग्नि का कोई साक्ष्य एस माउंट्स या राख के रूप में नहीं मिला है, इसलिए हम कहते हैं कि ये कच्चा मांस खाते थे। इनके आवास के आसपास कहीं भी हमें जानवरों की एक बड़ी डेंसिटी में हमें हड्डियाँ नहीं मिली हैं। अगर किसी आवास के आसपास में बहुत ज़्यादा मात्रा में हड्डियाँ मिली होती तो फिर हम मान लेते कि ये पशुपालन जो है उसको महत्व देते थे। लेकिन जो पशुओं के जो फॉसिल्स मिले हैं या फिर जो भी उनके एविडेंस मिले हैं वो सब बहुत दूर मिले हैं। इसका मतलब ये अपने आवास के आसपास में पशुओं को रखने के शौकीन नहीं थे, जो इस बात का सबूत है कि ये लोग पशुपालन से अनभिज्ञ थे। एक एक चीज़ का जस्टिफिकेशन होता है। हिस्ट्री जस्ट लाइक कोर्ट। ये एक इतिहास जो होता है वो न्यायालय होता है, जहाँ पर आपको बहुत सारे
सबूत देने पड़ते हैं, एविडेंस देने पड़ते हैं, और उन एविडेंस के मद्देनज़र आपकी बात को प्रूव किया जाता है। ऐसे नहीं है कि जो मन में आया सो लिख दिया है, ठीक है ना। ओके, इसके बाद में एक बात हम करेंगे कि पुरापाषाण काल की जो सबसे कंस्ट्रक्टिव बात थी वो थी इनकी पेंटिंग। मनुष्य और पशु में फर्क होता है सोच का, सृजनात्मकता का। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य और जानवर में एक ही फर्क है, सोच का। वी हैव अ थिंक बट एनिमल डज नॉट हैव। एनिमल्स जो होते हैं उनमें नहीं होती है, हमारे में होती है, और इसीलिए मनुष्य, हर मनुष्य दार्शनिक है, लेकिन जानवर नहीं है, विचारशील नहीं है। हम सोच सकते हैं, और जो हमारी आत्मा में, हमारे हृदय में जो हमारी सोच होती है, जो हमारी कलाएं होती हैं, जो हमारी कंस्ट्रक्टिविटी होती है, सृजनात्मकता होती है, वह अभिव्यक्त होती है विभिन्न कलाओं के रूप में। आत्मा में उद्धृत होने वाले, विभिन्न स्पंदित होने वाले बेहतरीन विचारों की भौतिक अभिव्यक्ति का नाम कला होता है। और इसमें कलाओं में कई चीज़ें हैं, चित्रकला है, मूर्ति कला है, संगीत कला है, फाइन आर्ट है, परफॉर्मिंग आर्ट है। तो इस तरीके से आर्ट का पार्ट जो है वो मनुष्य को सबसे बेहतरीन बनाता है। खाना पीना, सोना, काम करना, ये जानवर की क्वालिटी भी है, हमारी भी है, लेकिन सुख प्राप्त करना, सृजनात्मकता डेवलप करना, बौद्धिक सुख प्राप्त करना, ये मनुष्य के जहन में ही है, मनुष्य की उपलब्धियां हैं। इसलिए मनुष्य ही वो प्राणी है इस सृष्टि में जो अपना बौद्धिक आनंद प्राप्त कर सकता है, जबकि जानवर ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो खाने पीने की चीज़ों से आनंदित हो सकते हैं। इसलिए मिल ने कहा था कि एक संतुष्ट मनुष्य से असंतुष्ट सुकरात अच्छा है, एक संतुष्ट मूर्ख से असंतुष्ट सुकरात अच्छा है, एक संतुष्ट सूकर से असंतुष्ट मनुष्य अच्छा है। इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो बौद्धिक भूख है वो भले ही संतुष्ट ना हो, लेकिन जितना भी हमारी उपलब्धि होती है वो कंस्ट्रक्टिव होती है। इसलिए मनुष्य अपनी कलाओं से है, और इन कला में सबसे पहली कला है चित्रकला। भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफाओं में शानदार शिकार के चित्र बनाए गए हैं जो प्राकृतिक रंगों से बनाए गए हैं। शिकार के चित्र, जाहिर है आप चित्र वही बनाएंगे जिसको आप सर्वाधिक लाइक करते हैं। हम जब स्कूल में होते हैं तो हम अपने घर का, अपने मम्मी पापा का चित्र बनाते हैं, है ना, और उसके बाद में आप अपने टीचर्स का चित्र बनाते हैं, थोड़े से और बड़े होते हैं तो, और जैसे जैसे और बड़े होते हैं तो आपकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, उसके साथ में आपका जो सब्जेक्ट कंटेंट पेंटिंग का वो चेंज हो जाता है। हम पेंटिंग हमेशा उस कंटेंट की बनाते हैं जो हमें डिज़ायरेबल होता है। जाहिर है इस समय जीवन का सबसे बड़ा आधार और सबसे बड़ा लक्ष्य भी यही था, शिकार, तो पेंटिंग शिकार की है। और नेचुरल कलर यूज़ किए गए, कंदमूल, फल, पत्तियां जो उनको मैश करके और उनसे जो है कलर बनाए गए हैं। और वो भीमबेटका मध्य प्रदेश की बेहतरीन गुफाओं में ये किसी भी दुनिया के किसी भी मनुष्य के द्वारा सबसे पहले बनाए गए प्राचीनतम चित्र है। दूसरा बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे हड्डियों से निर्मित मातृ देवी की मूर्ति है। ये दो कलात्मक अभिव्यक्तियां जो हैं वो पुरापाषाण काल की। एक बात और ध्यान रखेंगे, होमो सेपियन मानव इसी काल में विकसित हुआ था, जिसका मस्तिष्क समझने लगा, विचारशील था, और वह ठोड़ी उभरी हुई थी और ललाट विकसित था। होमो सेपियन लिन हम लोग हैं, जैसे आपने देखा होगा निएंडरथल मानव, क्रोमैग्नन मानव, होमो इरेक्ट्स, होमो सेपियन, ऑस्ट्रोपिथेकस, होमोपिथेकस, ऐसे मनुष्य की बहुत सारी क्वालिटी हैं जो आजकल हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है आजकल। किसी समय हमारे इतिहास में मनुष्य का ग्रेजुअल डेवलपमेंट था, लेकिन आजकल नहीं है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है ना। अब भारत में मनुष्य का प्राचीनतम साक्ष्य है बोरी, महाराष्ट्र से मिलता है। बोरी महाराष्ट्र से मिलता है, जो 26 लाख साल पहले का माना गया है। ये वो जगह है जहाँ से हमें मनुष्य की गतिविधियों का एविडेंस मिला है। अभी ह्यूमन स्कल जिसकी हम बात करते हैं, मानव की खोपड़ी का जो एविडेंस है वो 5 लाख साल पहले का है। हथनोरा में सौखनियाँ जो हैं उनको मिला है, ये मध्य प्रदेश में है। ये लेटेस्ट अपडेट है इसका, तो ये थोड़ा सा आप इसमें ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से एक बार पुणे फिर हम इम्पोर्टेंट स्पॉट्स देख लेते हैं। मद्रास है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। राजस्थान में स्पेशली मैं बात करना चाहूँगा, डीडवाना है और जायल है, ये दोनों नागौर में है, और बूढ़ा पुष्कर अजमेर में है,
चित्तौड़ में और बनास नदी वाला एरिया है। ये वाला जो भाग है यहाँ पर मनुष्य के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो ठीक है, अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। एक छोटी छोटी बातों को छोटे छोटे बुलेटिन्स में दिया जा रहा है ताकि आपके बोझ नहीं हो और आप बेहतरी से याद करें।